गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में है ना डिस्कस कर चुके हैं, एस्टीमेट क्या होता है। एस्टीमेट को हिंदी में बोलते हैं प्राकलन। ठीक है, तो यहाँ पर उसी को हल्का सा मैं रिपीट करके आगे क्लास आगे बढ़ाएंगे, तो ध्यान दीजिएगा। एन एस्टीमेट इज़ द एंटीसिपेटेड और प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ वर्क एंड इज यूजुअली प्रिपेयर्ड बिफोर द कंस्ट्रक्शन इज टेकन अप, है ना। जैसे मैंने पहले बताया था, एस्टीमेट वो होता है जिसमें हमें क्या होता है, प्रोबेबल कॉस्ट को अपन क्या करते हैं, देखते हैं, है ना। किसी भी स्ट्रक्चर को एक निर्माण कार्य करना है तो उसमें कितना लागत आएगा, है ना। प्रोबेबल कॉस्ट मतलब लम सम आगे पीछे कितना आ सकता है, इसका अपन क्या करते हैं, एस्टीमेट से तैयार करते हैं। ठीक है, कब करते हैं, बिफोर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने के पहले। बिफोर अंडरटेकिंग एनी वर्क और प्रोजेक्ट इट इज़ नेसेसरी टू नो इट्स प्रोबेबल कॉस्ट। ठीक है, सबसे पहले यहाँ बोल रहा है कि पहले से बिफोर अंडरटेकिंग एनी वर्क, कोई भी कार्य या फिर प्रोजेक्ट लेने के पहले अपन क्या चीज़ की नेसेसरी होती है, आवश्यकता होती है, प्रोबेबल कॉस्ट को जानने के लिए, है ना। टू बोला ना, नेसेसरी टू नो इट्स प्रोबेबल कॉस्ट। प्रोबेबल कॉस्ट कितना है उस हिसाब से अपन क्या करेंगे, उस कंस्ट्रक्शन का एस्टीमेट तैयार करके अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, विच इज़ ऑब्टेन और डिराइव्ड बाय एस्टिमेटिंग, है ना। जो किससे प्राप्त होगा, विच इज़ ऑब्टेन मतलब हमको मिलेगा, किससे मिलेगा, एस्टिमेटिंग से मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। द एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड बाय कंप्यूटिंग और कैलकुलेटिंग द क्वांटिटीज रिक्वायर्ड एंड देन कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ सुटेबल रेट्स टू गेट द expenditure likely to the incurred in the construction of the work और structure। कहने का मतलब ये है, एस्टीमेट वह है, द एस्टीमेट इज़ प्रिपेयर बाय कंप्यूटिंग और कैलकुलेट। कैसे कैलकुलेट करते हैं एस्टीमेट को, जितना उसका क्वांटिटी रिक्वायर्ड है, कितने क्वांटिटी का रिक्वायर्ड, उसको किससे करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं उसके कैलकुलेटिंग कॉस्ट से। और क्या रेट चल रहा है मार्केट पर, उससे क्या करते हैं अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका कॉस्ट आ जाता है। कॉस्ट को फिर जब करेंगे तो उसका जैसे हिंदी में पढ़ के बता देता हूँ। एक प्राकलन किसी कार्य की प्रत्याशित या संभावित लागत है ना। नाम से ही समझ, हमको नहीं पता कि वो कितना है करके, हम एक अंदाज़ा लगाते हुए कि एस्टीमेट तैयार करते हैं। एक प्राकलन किसी कार्य की प्रत्याशित या संभावित लागत है और आमतौर पर तब तैयार किया जाता है जब निर्माण कार्य किया जाना है। ठीक है, कहने का मतलब है आप एस्टीमेट ऐसे नहीं तैयार करो, जब करोगे जब आपको कहीं कंस्ट्रक्शन करना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करोगे, आप एस्टीमेट तैयार करोगे। ठीक है, वही बोल रहा है, पहले इसकी संभावित लागत को जानना आवश्यक है ना। इसके पहले कोई भी निर्माण कर आप स्टार्ट करो, उससे पहले उसके, है ना, निर्माण में कितना लागत आ सकता है उसके लम सम ना, एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, है ना, क्योंकि हम लोग आगे पढ़ेंगे डिफरेंट टाइप्स आप एस्टीमेट में बताएंगे, अलग अलग टाइप्स का एस्टीमेट तैयार करते हैं। यहाँ पर वही है, एक अंदाज़ा लेके एक पहले से संभावित एस्टीमेट तैयार करेंगे। ठीक है, प्राकलन तैयार करेंगे। ठीक, उसके बाद बोल रहा है जो अनुमान लगाकर प्राप्त किया जाता है ना, अनुमान से ही प्राप्त किया। हम मान के चलो हमको ये काम करना, कुछ भी 10 बाय 10 का दीवार उठाना, तो उसके लिए कितने मिस्त्री लगेंगे, है ना। और जैसे मिस्त्री को मेसन्स बोलते हैं ना, राज मिस्त्री के हेड मेसन, फिर मिस्त्री को मेसन, ऐसा करके अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के क्या है आपके लेबर्स हैं। ठीक है, और उसमें कितना सीमेंट लगेंगे, कितने कोर्स एग्रीगेट लगेंगे, कितने फाइन एग्रीगेट लगेंगे, कितने ब्रिक लगेंगे उस वाल पे, है ना। ये सब क्या क्या अनुमान लगाते हैं। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं। प्राकलन को आवश्यक मात्राओं की गणना करके और फिर लागत की गणना करके तैयार किया जाता है। ठीक है, अब एस्टीमेट को कैसे तैयार किया जाता है, आवश्यक मात्राओं की गणना करके, है ना। आवश्यक मात्राओं की गणना करके कहने का मतलब यह है कि कौन कितनी मात्रा में क्वांटिटीज़ में उसमें चीज़ें लगेंगी। ठीक है, कोई भी मैं काम कंस्ट्रक्शन करूँगा तो उसमें मुझे क्या क्या चीज़ लगानी है या करनी है। ठीक है, और फिर लागत की गणना करके तैयार किया जाता है। लागत की गणना मतलब कितना लागत आ रहा है, मान लो इतनी मात्रा में ये चीज़ कर रहा हूँ तो उतनी मात्रा में उसकी कितनी लागत आ रही है, और ये उतनी मात्रा में उसकी लागत कैसे पता चलेगा, कि जो मार्केट रेट उससे मैं क्या कर दूँगा, उसका गुणा कर दूँगा। ठीक है, तो इससे उससे क्या आ जाएगा, संभावित लागत आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, उपयुक्त दरों पर कार्य या संरचना के, है ना, कंस्ट्रक्शन या प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर के निर्माण में व्यय होने की संभावना प्राप्त करने के लिए, है ना, सीधी सी बात व्यय होने की। अब उसमें थोड़ा सा साइंटिफिक थोड़ा सा लॉजिक है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनेंगे
किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क या प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले यह जानना आवश्यक है कि इसे बनाने में लगभग कितनी धन या मनी की आवश्यकता है। इसे एस्टीमेट द्वारा प्राप्त किया जाता है ना भाई। आपको कैसे पता चलेगा कि कोई भी स्ट्रक्चर स्टार्ट करोगे आप, जैसे कि आप लोग बाइक लेने जा रहे हो, स्कूटी लेने जा रहे हो, है ना, तो आजकल मार्केट रेट क्या हो रहा है, बहुत डिफरेंस होते जा रहा है ना, कुछ महीने कम कुछ महीने ज़्यादा उछाल गिरावट बहुत आ रही है मार्केट में। तो क्या करो, आप कहीं भी जाओ कोटेशन बनाओगे, है ना, कोटेशन मतलब उसका एक दर लिस्ट बोलना चाहिए, है ना, तो उसका बनवा तो हिसाब से पता चले कि होंडा गाड़ी इतने आ रहे, बजाज की गाड़ी इतने आ रहे हैं, ठीक है। जैसे बात करते हैं पेन का, रिनाल्ड पेन 5 का आता है, ठीक है। वहीं पर कुछ पेंटॉक का पेन लो, कुछ भी अलग पेन लोगे वो कितने का, 10। तो ये सब चीज़ कैसे पता चले, सबसे पहले आप जाओगे, है ना, दुकान में, तो पूछते हो ये कितने का है। तो एक प्रकार क्या है, कहना चाहिए एस्टिमेशन एक प्रकार का सर्वे है। पहले हम फील्ड का सर्वे करते थे, अभी हम मटेरियल और लेबर्स का सर्वे करेंगे, है ना, कि मुझे ये काम करना है, ये घर बनाना है या फिर ये स्ट्रक्चर तैयार करना है, तो उसमें कितनी मात्रा में मटेरियल्स लगेंगे और कितनी मात्रा में लेबर्स लगेंगे, है ना, कितने लेबर्स लगेंगे, ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर यही चीज़ को बता रहा है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम। अब उसमें क्या बोलता है, टाइप्स ऑफ एस्टीमेट। कितने टाइप से होता है मैं बताया था, ठीक है, आप सबको पता है कितने टाइप के एस्टीमेट होते हैं। यहाँ पर देखो टाइप्स ऑफ एस्टीमेट में यहाँ पर बताया गया है कितने टाइप्स ऑफ एस्टीमेट होते हैं आपके, 9 टाइप्स है ना। यूजली 8 टाइप का होता है जिसके बारे में हम डिस्कस करें। पहला होता है प्रीलिमिनरी एस्टीमेट और अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट, ये वाला, ठीक है। ये होता है आपका पहला प्रीलिमिनरी एस्टीमेट और अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट। ये क्या होता है, ठीक है, सुनना ध्यान से। इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर प्रीलिमिनरी स्टडीज ऑफ वेरियस एस्पेक्ट ऑफ वर्क और प्रोजेक्ट टू डिसाइड द फाइनेंशियल पोजीशन एंड पॉलिसी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंशन बाय द कंपोनेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। कहने का मतलब यह है कि ये क्या होता है, प्रीलिमिनरी कब रिक्वायर्ड होती है, जब प्रीलिमिनरी प्रारंभिक जब आप स्टडी करोगे, वेरियस एस्पेक्ट मतलब क्या है, क्या क्या उसके एस्पेक्ट हैं, ठीक है, उसके लिहाज पे अपन क्या करेंगे, उसका डिसाइड करेंगे। फिर उसमें कितना फाइनेंस है, उसका फाइनेंशियल पोजीशन मतलब कितनी लागत आ रही है, ठीक। पॉलिसी मतलब है ना, क्या किस पॉलिसी भी बन रही है, पॉलिसी मतलब किस पॉलिसी मतलब ध्यान से सुनना, ये होता है कि रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए है, पब्लिक बिल्डिंग के लिए है, कमर्शियल बिल्डिंग के है, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, ठीक है। ये सब क्या होता है आप लोग को आई थिंक पता चल गया, बीसी में पढ़ाए होंगे सर, नहीं तो मैं बता देता हूँ। रेसिडेंशियल मतलब जो रहवासी है, जिसमें हम लोग आप लोग सब लोग रहते हैं, वो क्या हो गया, रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो गया। पब्लिक बिल्डिंग किसको बोलेंगे, जो अपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होगा आपको पब्लिक बिल्डिंग, जिसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है। उसी का और क्या बोल देंगे, कमर्शियल बोल देंगे, नहीं, ठीक है, इतना हो गया। और कमर्शियल बिल्डिंग मतलब क्या होता है, जहाँ पर आपके लाइन से दुकानें लगी होती है, ठीक, ऊपर में जो घर वाले रहते हैं, लाइन नीचे में लाइन से, सामने में क्या होता है आपके जो दुकानें खुली होती है, वो कमर्शियल बिल्डिंग में आते हैं। इंडस्ट्रियल नाम से ही कंफर्म है ना, जहाँ पर इंडस्ट्रीज होती है वो इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, ठीक है। तो वो सब के बारे में क्या करते हैं अपन, स्टडी करते हैं। किस लिए स्टडी का, फिर उसके बाद फॉर पॉलिसी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंशन। अब एडमिनिस्ट्रेटिव सेंशन मैं पहले ही बताया, आप लोग को समझ आ चुका है, ये प्रशासनिक स्वीकृति, है ना। कोई भी आप एज ए इंजीनियर आप काम करोगे तो उसके लिए, है ना भाई, प्रशासन गवर्नमेंट से आपको क्या लेना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा। तो वो कैसे परमिट करेगा, वो सबसे पहले जाके देखेगा कि जो आप इस सिस्टम में तैयार किए हो उसमें ये चीज़ है कि नहीं है ना, ये चीज़। इन केस ऑफ कमर्शियल प्रोजेक्ट एज इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, रेसिडेंशियल बिल्डिंग प्रोजेक्ट एंड सिमिलर प्रोजेक्ट विच अर्न रिवेन्यू इनकम, ठीक है। इन केस ऑफ कमर्शियल बिल्डिंग, जब ऐसा कोई स्थिति आए जहाँ कमर्शियल बिल्डिंग एज, है ना, कमर्शियल बिल्डिंग मतलब एज इरिगेशन प्रोजेक्ट, है ना, या फिर रेसिडेंशियल बिल्डिंग। आप कमर्शियल और रेसिडेंशियल मतलब कहने का मतलब ये है कि जहाँ से आपको रिवेन्यू इनकम क्या हो, आपको मिले। अब ये कैसे मिलेगा, रिवेन्यू कैसे मिलेगा, आप कहीं भी किराए पे, जैसे अपार्टमेंट है तो वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारे रेंट पे आते हैं ना। इरिगेशन से क्या करते हैं, हम सिंचाई करते हैं तो उसमें क्या होता है ना, सरकार जब सिंचाई देती है कभी फ्री में देती है, कभी क्या करता है उसका, तो ये रिवेन्यू वहाँ से गवर्नमेंट को क्या होता है, प्राप्त होता है, ठीक है। ये हो गया आपका प्रीलिमिनरी सर्वे। इसका मैं थोड़ा सा हिंदी में खुद से नोट्स बनाया, उसको मैं आप लोग को बता देता हूँ, पढ़ के सुना, ठीक है। प्रीलिमिनरी सर्वे हो गया। अब उसके बाद उसी में साइंटिफिक कुछ
लॉजिक्स हैं जिसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। देखो, अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट कई विधियों से बनाए जा सकते हैं, जबकि डिटेल्ड एस्टीमेट से ही शुद्ध या फिर एक्यूरेट एस्टीमेट बनाए जा सकते हैं। ठीक है, मान लो अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट में आप कुछ भी कर दोगे, है ना, कभी कुछ ज़्यादा हो गया, कुछ कम हो गया, तो ये सब चलेगा। बट जो डिटेल्ड एस्टीमेट है उसी को लेकर अपन क्या करते हैं, बिल्डिंग वर्क स्टार्ट करते हैं। अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट सिर्फ स्टार्ट करने के जस्ट पहले की एस्टीमेट तैयार करते हैं। ठीक है, कि हमको इतना इतना, फिर जैसे आप बिल्डिंग स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे उसके बारे में स्टडी करते जाओगे, तो उसके बारे में फिर क्या करो, डिटेल्ड फिर इसका एस्टीमेट तैयार करोगे जी, है ना। ये चीज़ जैसे हम लोग प्रारंभिक सर्वे करते हैं, प्रारंभिक सर्वे से फिर सेकेंडरी में जाते हैं, फिर हमारा फाइनल सर्वे करते हैं, सेम वही है ये। ठीक है, फिर एस्टीमेट बनाने के लिए विशेष 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है ना। कोई भी एस्टीमेट आप तैयार करोगे तो क्या किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला ड्राइंग, दूसरा स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन मतलब क्या है, आपके मतलब जो डोर लग रहा है, जो रॉड लग रहा है, एग्रीगेट्स लग रहे हैं, ब्रिक्स लग रहे हैं, ये पूरा स्पेसिफाइड होना चाहिए। कितने बाई कितने का है, साइज़ कितने का है, कितने mm का रॉड लगा रहे हो, कितने साइज़ का ब्रिक लगा रहे हो, कितने साइज़ का कोर सेग्रीगेट, ये सब चीज़ क्या होता है उसमें स्पेसिफाइड होता है। ठीक है, और थर्ड क्या आपका रेट्स, है ना, और जितने भी मटेरियल्स और लेबर्स आप यूज़ कर रहे हो उस एस्टीमेट में, तो उसका रेट क्या है। ठीक है, तो देखो 3 से 5% आप क्या लेते हो, कंटेंजेंसी चार्ज ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। अब कंटेंजेंसी चार्ज क्या होता है, एक प्रकार का निर्माण के लिए एक लागत होता है। कंटेंजेंसी चार्ज 3 से 5%, जैसे आपका 10 रुपये में पूरा घर बन रहा है, तो 10 रुपये का 3 से 5% किस में जाएगा, कंटेंजेंसी चार्ज में। ठीक है, 1 से 1.5% क्या होगा, वर्क चार्ज ऑफ कॉस्ट। वर्क चार्ज मतलब जब आप वर्क करोगे तो उसमें क्या रहोगे, उसके लिए साइट इंजीनियर रखोगे या फिर कुछ भी ऐसा, लेबर का तो अलग पेमेंट होगा, बट जो साइट इंजीनियर रहेगा वहाँ पर सामान खरीदने के लिए जो चौकीदार लगाओगे तो उसको भी पेमेंट करना पड़ेगा ना भाई। तो वो किस में से निकालोगे, वही जो आप एस्टीमेट तैयार करोगे उसी के 1 से 1.5% आप क्या लोगे, वर्क चार्ज एस्टीमेट, है ना, जो वर्क कर रहे हो, कार्य कर रहे हो, उसका चार्ज लिख लगाना। ठीक है, अब उसके बाद फिर है 10% कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, आप कोई भी कॉन्ट्रैक्टर बना रहा है तो फ्री में तो नहीं बनाएगा, वो भी अपना क्या देखेगा, बेनिफिट फ़ायदा देखेगा। तो वो जो पूरे एस्टीमेट का कॉस्ट है उसका 10% क्या लेगा, वो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट को जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर को प्रॉफिट जाएगा। ठीक है, एस्टीमेट बनाने से उस कार्य या प्रोजेक्ट में लगने वाले समय का भी पता लगाया जाए। ऑब्वियस सी बात है, आप लोग एज इंजीनियर इतना पता है कि ये काम को इतना दिन में कर लेंगे, कैसे एस्टीमेट तैयार करोगे उसका, है ना। काम की स्पीड को देख के, काम की कितनी बड़ी का प्रोजेक्ट है आपका, है ना, जैसे ब्रिज है या फिर कमर्शियल बिल्डिंग है, पब्लिक बिल्डिंग, उसमें टाइम लगता है। और जो आपका रेसिडेंशियल बिल्डिंग है ना, मैक्सिमम 3 फ्लोर कर लोगे, है ना, नॉर्मली इंसान 2nd फ्लोर तक बनाता है, तो उसमें कितना टाइम लगेगा, या फिर 1st फ्लोर, तो वही है, टाइम ड्यूरेशन का भी पता चल जाता है। ठीक है, ये बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, एस्टीमेट से टेंडर को इनवाइट तथा कॉस्ट कंट्रोल ऑफ बिल्डिंग किया जा सकता है। कहने का मतलब एस्टीमेट, अब देखो, अब तो नॉर्मली हम लोग घर बनाते खुद से बनाते हैं, ठीक है, बट जब गवर्नमेंट के जितने भी बिल्डिंग बनते हैं उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले सर्वे होता है, सर्वे के बाद एस्टीमेट तैयार किया जाता है, एस्टीमेट तैयार करने के बाद उसका टेंडर निकलता है। ठीक है, टेंडर आपको सबको पता है क्या होता है, जो है ना, इरिगेशन का अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग टेंडर होता है। ठीक है, उस टेंडर के लिए ज़रूरत पड़ता है। और फिर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, जैसे कोई बिल्डिंग आपको मान लो कोई महंगा पड़ रहा है या फिर कोई बिल्डिंग ज़्यादा सस्ता हो जा रहा है, सस्ता हो रहा है तो उसका क्या होना चाहिए, उसकी क्वालिटी में गड़बड़ी आएगा। तो ये सबको आप क्या करोगे, कंट्रोल करोगे। कैसे कंट्रोल करोगे, एस्टीमेट से कंट्रोल करोगे, ये चीज़ बोल रहे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं डाटा रिक्वायर्ड फॉर एस्टीमेट, है ना। क्या क्या डाटा रिक्वायर्ड होता है मैं पहले बता चुका हूँ। ड्राइंग क्या होता है आप लोग पढ़ चुके हैं, CED में कैसा होता है ड्राइंग, प्लान सेक्शन एलिवेशन, 3 टाइप का है ना, तीनों टाइप का ये होता है आपका डिटेल ड्राइंग होता है। एंड क्या बोल रहे हैं, डिटेल ड्राइंग टू स्केल फुली डायमेंशन आर रिक्वायर्ड, है ना। जो भी आप ड्राइंग ले रहे हो एस्टीमेट बनाने के लिए वो स्केल में होना चाहिए, फुली डायमेंशन होना चाहिए। 10x10 का है तो उसके लिए कितने स्केल होते हैं, स्केल आप सबको पता है क्या लेते थे। ठीक, जैसे कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। ठीक है, वहीं या फिर बोल सकते हो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, या फिर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। यहाँ तक अपन क्या करते हैं, लेते हैं। ठीक है, सेकेंड आपका स्पेसिफिकेशन क्या है, स्पेसिफिकेशन है किसी भी कार्य या प्रोजेक्ट, है ना, वर्क और प्रोजेक्ट में यूज होने वाले मटेरियल्स, नेचर ऑफ वर्क मतलब किस टाइप का वो नेचर का है ना। जैसे कि अब रिवर का है, रिवर में ब्रिज बना रहे हैं, या फिर सूखी जगह अपन क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो ये उस नेचर पे भी डिपेंड करता है ना, ये किस नेचर का है करके को पता लगाया जा सकता है।
टाइप्स ऑफ स्पेसिफिकेशन, कितने टाइप की स्पेसिफिकेशन होते हैं? तो पहला क्या होता है? जनरल और ब्रीफ स्पेसिफिकेशन, है ना। जनरल मतलब सामान्य, ब्रीफ मतलब संपूर्ण तरह, है ना, मतलब पूरी तरह से उसका मतलब कहने का मतलब आपको ब्रीफ किसी चीज़ का क्वेश्चन ही में आप लोग को देते हैं ब्रीफ एक्सप्लेन ब्रीफली करके, है ना, तो उसको विस्तार पूर्वक समझाना, तो उसमें जो स्पेसिफिकेशन रहेगा उसको विस्तार पूर्वक दिया रहेगा, ठीक है। तो पहला क्या है? फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास ड्राइंग। अब इसका कहने का मतलब क्या है? कोई भी बिल्डिंग है या फिर ड्राइंग है और फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, थर्ड क्लास है, फोर्थ क्लास, इस हिसाब से उसका क्या है? मटेरियल डिपेंड करेगा, लेबर का रेट डिपेंड करेगा, है ना, एस्टीमेट पे डिपेंड करेगा, ये चीज़ है। दूसरा होता है डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन। डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन मतलब आप क्या उस स्ट्रक्चर में या फिर कंस्ट्रक्शन में क्या क्या काम करवा रहे हो, जिसका एस्टीमेट आप तैयार। तो अर्थवर्क मतलब खुदाई कार्य, ठीक है। डीपीसी, ब्रिक वर्क, लिंटेल, सब जितना भी है उसको वहाँ पर ब्रीफली अपन क्या करोगे? डिटेल अपन स्पेसिफिकेशन देंगे, ठीक है। अब रेट में आता है, रेट क्या होता है? रेट को पीडब्ल्यूडी, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जिसका नाम है, जिसको हिंदी में बोलते हैं लोक निर्माण विभाग, और शेड्यूल ऑफ रेट, है ना, दरों की विश्लेषण हिंदी में बोलते हैं, शेड्यूल ऑफ रेट को बोलते हैं दरों की विश्लेषण की बुक से लिया था। आप हर डिपार्टमेंट जाओगे ना, जैसे पीडब्ल्यूडी हो गया, इरिगेशन हो गया, आरईएस हो गया, ठीक है, मनरेगा हो गया, तो सबका अपना क्या क्या है? रेट ऑफ शेड्यूल ऑफ रेट का एक बुक होगा, ठीक है। वहीं से अपन क्या करते हैं? रेट निकालते हैं, तो उस रेट को कितने क्वान्टिटी में हो उससे मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा करके अपन क्या करते हैं? एस्टीमेट तैयार करते हैं, ठीक है। तो कभी भी जब आप बनाओगे तो क्या याद रखोगे आप कि शेड्यूल ऑफ रेट हर डिपार्टमेंट का अपना अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ पीडब्ल्यूडी हो गया, इसका अलग हो गया, ठीक है। और क्या बोलना चाहिए? इरिगेशन का, है ना, इरिगेशन का अलग हो गया। उसके बाद क्या हो गया? आरईएस, है ना, आरईएस का अलग हो गया। सबका अलग अलग क्या होता है? शेड्यूल ऑफ रेट का बुक होता है, ठीक है। अब इसी स्लाइड को आगे बढ़ते हुए अपन आएंगे टाइप्स ऑफ, इसमें एस्टीमेट में पहला टाइप से हम लोग पढ़ लिए थे, क्या होता है? प्रारंभिक या अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट, ठीक है। सेकंड है आपका प्लिंथ एरिया एस्टीमेट, ठीक है, नाम से ही स्पष्ट है प्लिंथ एरिया। आप लोग कल कंफ्यूज होते प्लिंथ एरिया होता क्या है? प्लिंथ एरिया मतलब आपके जहाँ जहाँ तक प्लिंथ बीम गई है उस टोटल एरिया को क्या करेंगे? अपन कैलकुलेट करेंगे। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ प्लिंथ एरिया मतलब दिस इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्लिंथ एरिया ऑफ बिल्डिंग। देखो यहाँ पर दिया ना, प्लिंथ एरिया ऑफ बिल्डिंग, द रेट बीइंग डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ सिमिलर बिल्डिंग हैविंग सिमिलर स्पेसिफिकेशन, हाइट्स एंड कंस्ट्रक्शन इन द लोकेलिटी, ठीक है। और ऑब्वियस सी बात है प्लिंथ एरिया में प्लिंथ बीम पे ही तो लगता है ना, फ्लोर पे क्या लगता है आपको? डोर लगता है। तो डोर के लिए जो ब्रिक का क्वांटिटी रहेगा उसको क्या करो? डिडक्ट कर दोगे, है ना। तो वही चीज़ बोल रहे, डिडक्ट ऑफ सिमिलर बिल्डिंग बोल रहे, ठीक है। इसका हिंदी में पढ़ के बता देता हूँ। इस प्राकलन को बिल्डिंग के प्लिंथ एरिया के बेस पर तैयार किया जाता है। इस प्रकार के प्राकलन में प्लिंथ एरिया को प्लिंथ एरिया से गुणा या फिर मल्टीप्लाई करने पर प्राप्त किया जाता है, ठीक है। बाहरी माप या फिर एक्सटर्नल डायमेंशन प्लिंथ की निकाली जाती है, बाहरी एरिया को कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक है। जैसे प्लिंथ एरिया है, प्लिंथ एरिया के अंदर ही अंदर कितना एरिया है उसको कैलकुलेट करते हैं, बाहरी एरिया को छोड़ देते हैं, फिर उससे कैलकुलेट करके उसको अपन निकाल। अब बाहरी एरिया जैसे क्या हो गया आपका, ठीक है, पोर्च, वरांदा, ठीक है, ये हो गया आपका पोर्च हो गया, ये वरांदा हो गया, पोर्च हो गया, ठीक है। इसको क्या करते हैं? कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, यहाँ पर कंसीडर नहीं करते हैं, क्या बोलते हैं? बाहरी एरिया को कंसीडर नहीं किया जाता है, ठीक है। इस प्रकार जैसे कि आपको देखो वरांदा हो गया, पोर्च हो गया, ठीक है, ये सबको अपन कंसीडर नहीं करते हैं, ठीक। यहाँ तक समझ आया। अब नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। थर्ड टाइप ऑफ, तीसरा होता है क्यूब रेट एस्टीमेट, ठीक है। अब एक इट इज़ ऑल्सो प्रिलिमिनरी और अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट एंड इट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द क्यूबिकल कंटेंट ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है। क्यूबिकल कंटेंट मतलब आपको पता है कितने क्यूबिक मीटर का है करके, ठीक है। इसके बाद जैसे कि क्यूबिक मीटर मतलब क्यूबिकल कंटेंट मतलब ये चीज़ याद रखना, इसमें तीन चीज़ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेंथ हो रहा है उसका, ठीक है, विड्थ हो रहा है और उसका हाइट हो रहा है, इसलिए इसलिए क्यूबिकल कंटेंट या फिर हम लोग मीटर क्यूब बोलते हैं ना, मीटर कब क्यों बोलते हैं? उसमें लेंथ इंक्लूड रहता है, हाइट इंक्लूड रहता है और विड्थ इंक्लूड रहता है, तो इसलिए अपन क्या करते हैं उसमें क्यूबिकल कंटेंट
से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। ये तो वहीं पर देखो, इट इज़ ऑल्सो प्रिलिमिनरी एस्टीमेट और अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट एंड इज prepared on the basis of the cubical content of the building, the cube rate being deducted from the cost of the similar building having similar specification of construction। इससे कभी कंफ्यूज मत होना इस चीज़ से, सिमिलर ठीक है, इस चीज़ से आप लोग कभी कंफ्यूज मत होना। ये कहाँ है आपका, ये सिमिलर बिल्डिंग हैविंग सिमिलर स्पेसिफिकेशन, मतलब आपकी सेम टाइप का आपको बिल्डिंग है तो उसके लिए सेम टाइप का आपका क्या दिया रहेगा, स्पेसिफिकेशन दिए रहेगा। जैसे कि कितने बाय कितने का डोर लग रहा है, डोर का साइज़ क्या है, ब्रिक का साइज़ क्या है, ठीक है, ये सब चीज़ के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा हेर फेर नहीं होता है। जो आप है ना प्रीलिमिनरी एस्टीमेट या फिर अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट पढ़े हो या फिर सेकंड टाइप ऑफ एस्टीमेट में पढ़े हो तो वो सब इसमें भी सेम ही रहता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये बोला है ना, लेंथ, विड्थ और हाइट, ये क्यूबिकल। अब इसका हिंदी में देख लेते हैं। यह प्राकलन भी अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट है। इससे क्यूबिकल कंटेंट एस्टीमेट मतलब लंबाई गुड़ी चौड़ाई गुड़ी ऊंचाई को लिया जाता है, ठीक। इस प्राकलन में लेंथ, विड्थ, हाइट को क्यूब रेट से गुणा करके प्राप्त किया जाता है। जैसे कि मान ले चलो मेरे को एक, जैसे आप लोग को कंक्रीट टेक्नोलॉजी में टेस्ट किए थे तो क्यूब बनाए थे ना, है ना, तो उसमें क्या था, लेंथ था, विड्थ था और हाइट भी था जी। तो उसमें उस एक क्यूब को बनाने में कितना लागत आ रहा है, ठीक है। तो आपके पास क्यूब का साइज़ पता हो, कितने क्यूब का साइज़ पता चल गया। और रेट कहाँ से पता चल जाएगा आपका, शेड्यूल ऑफ रेट की जो बुक है उससे पता चल जाएगी या फिर मार्केट रेट से पता चल, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका क्या हो जाएगा, कॉस्ट पता चल जाएगा कितने कॉस्ट है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर वही चीज़ बोला जा रहा है, ठीक है। उसके बाद इस प्रकरण में, हाँ, अब यहाँ से इस प्रकरण में लंबाई तथा चौड़ाई को बाहरी माप में लेते हैं, ठीक है, बाहर लंबाई और चौड़ाई को बाहरी माप में लेते हैं, ठीक है। और तथा ऊंचाई फ्लोर लेवल से ऊपर, अब ऑब्वियस सी बात है, ऊंचाई हाइट कहाँ से लेंगे, घर के जो बिल्डिंग है, रूम है, कमरा है, उसके अंदर से फ्लोर लेवल से छत के लेवल तक के जो हाइट है उसको लेते हैं, ठीक है। ये हो गए। तो यहाँ तक हमारा थर्ड टॉपिक कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, आते हैं नेक्स्ट टाइप में। ये होता है आपका, क्या होता है आपका, अप्रॉक्सीमेट क्वांटिटी मेथड एस्टीमेट। नाम से ही कंफर्म है आपका, एक अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट क्वांटिटी का मेथड है, ठीक है। इन दिस मेथड अप्रॉक्सीमेट टोटल लेंथ ऑफ वॉल इज़ फाउंड इन रनिंग मीटर, ठीक है। अब इसका कहने का मतलब ये है, इस विधि में क्या करते हैं हम, अप्रॉक्सीमेट टोटल लेंथ निकालते हैं। हमको टोटल लेंथ नहीं पता होता, लेकिन दीवार का टोटल लेंथ निकालते, कैसे निकालते हैं, रनिंग मीटर में, ठीक है। जैसे कि आप अपने घर में घूमना, एक जगह से दरवाजे के एक कोने से स्टार्ट करना और उससे पूरा घूमते हुए जाके दरवाजे के दूसरे तरफ आना, ठीक है। बाहरी आपके घर के जो मेन गेट है उसके एक तरफ खड़े हो जाना और खड़े होकर दीवार से सटे हुए पूरे जितने घर जितने कमरे पूरा घूमते हुए आके वो जो मेन गेट का जहाँ से स्टार्ट किया दूसरे छोर पे आना और उसको नापना फिर कितने मीटर है करके। तो ये होता है आपका रनिंग मीटर, ठीक है। रनिंग मतलब कितने रन हो रहा है, रन मतलब चलना, ठीक है, कितने रनिंग मीटर में उसका है, ठीक है, ये चीज़ बोल रहा है, ठीक। और उसके फिर आगे क्या बोलता है, टोटल रनिंग मीटर एंड दिस टोटल लेंथ मल्टीप्लाइड बाई द रेट पर रनिंग मीटर ऑफ वॉल, ठीक है। अब 1 मीटर का मान लो 10 रुपये रेट है, तो आपके पास मान लो टोटल घर का रनिंग मीटर कितना है, 240 300 जितना भी है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका टोटल क्या निकल जाएगा, रेट निकल जाएगा, कॉस्ट निकल जाएगा, ठीक है। हाँ, गिव्स अ फेयरली, है ना, रनिंग मीटर ऑफ वॉल गिव्स अ फेयरली एक्यूरेट कॉस्ट। ये क्या बोल रहा है, इस टाइप ये वाला कॉस्ट में क्या होता है, फेयरली मतलब फेयर रहता है, ठीक है। और जो कॉस्ट आता है, जो कॉस्ट निकालते हो क्या होता है, लगभग एक्यूरेट होता है। फॉर दिस मेथड द स्ट्रक्चर में बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब इस टाइप के हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को 2 भाग में क्या करते हैं, डिवाइड। पहला क्या है, फाउंडेशन इंक्लूडिंग प्लिंथ, है ना, फाउंडेशन के नीचे जहाँ से आप खुदाई कार्य किए हो वहाँ से पूरा आके प्लिंथ तक, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट होता है सुपर स्ट्रक्चर, है ना, आप लोग पहले क्लास में पढ़ चुके हो, सब स्ट्रक्चर और सुपर स्ट्रक्चर, इसमें कन्फ्यूज मत होना। सब स्ट्रक्चर को आधा संरचना बोलते हैं, सुपर स्ट्रक्चर को आधो संरचना बोलते हैं, तो इसमें आप लोग कन्फ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। हाँ, अब देखिए आगे इसमें क्या बोल रहा है, इस प्रकार की एस्टीमेट में अप्रॉक्सीमेट टोटल वॉल की लंबाई माप लेते हैं,
फिर रनिंग मीटर के कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन से गुणा करके एस्टीमेट तैयार किया जाता है। सीधी सी बात है ना, यहाँ पर कोई समझने समझाने वाली बात ही नहीं है। आप एक अप्रॉक्सीमेट टोटल क्या निकल वाल की लंबाई नाप लेते हैं, ठीक, फिर उसके 1 मीटर का रेट कितना है उसके क्या करते हैं हम गुणा कर देते हैं, तो टोटल क्या निकल जाता है आपका कॉस्ट निकल जाएगा, फिर कॉस्ट से आपका एस्टीमेट तैयार हो जाएगी। ठीक है, अब देखो पहला टाइप में क्या बोल रहा है, फाउंडेशन इंक्लूडिंग प्लिंथ। अब फाउंडेशन इंक्लूडिंग प्लिंथ में समझाने वाले कोई बात क्या, फाउंडेशन इंक्लूडिंग प्लिंथ में क्या क्या चीज़ इंक्लूड रहता है, एग्जीवेशन मतलब खुदाई कार्य, ठीक है, और फाउंडेशन नींव, ठीक है, और प्लिंथ, तीनों चीज़ क्या होता है इसमें इंक्लूड होता है। ठीक है, आई बात समझ, यहाँ पर किसी को दिक्कत नहीं। ठीक, अब सुपर स्ट्रक्चर में क्या देखो, सुपर स्ट्रक्चर बोल रहे हैं इसमें क्या क्या चीज़ रहता है, ब्रिक वर्क रहता है, वुड वर्क रहता है, फ्लोर रहता है ना, एक्सेट्रा। अब जैसे कि ब्रिक वर्क हो गया, वुड वर्क मतलब जो दरवाज़ा खिड़की जितना भी लग रहा है ना भाई वेंटिलेशन वुडन के ही रहेगा। ठीक है, ये सब चीज़ उसमें बताया जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डिटेल्ड एस्टीमेट और आइटम एस्टीमेट। ये आपका सबसे मोस्ट क्या है, एक्यूरेट और परफेक्ट एस्टीमेट है। ठीक है, जैसे नाम से ही पता है डिटेल्ड एस्टीमेट है ना, उसके बारे में एक एक चीज़ की स्टडी करते हैं, एक एक चीज़ की स्टडी करके सबका क्या करते हैं, कॉस्ट निकाल के एस्टीमेट तैयार करते हैं। और या फिर ये बोल सकते हैं आइटम रेट। आपको आइटम किसी भी चीज़ का आइटम का रेट पता है तो उसको कितना भी आइटम हो जाए आप उससे मल्टीप्लाई करोगे, रेट से मल्टीप्लाई करोगे तो उसका कॉस्ट पता चल जाएगा ना, उस हिसाब से उसका क्या होगा एस्टीमेट तैयार हो लेंगे। ठीक है, तो इसमें देखते हैं आगे क्या बोल रहे हैं। इट इज़ एन एक्यूरेट एस्टीमेट एंड कंसिस्ट ऑफ वर्किंग आउट द क्वांटिटीज ऑफ ईच आइटम वर्क है ना, वर्किंग ऑफ क्वांटिटी ऑफ ईच आइटम वर्क। कहने का मतलब ये है, देखो यहीं पर साफ साफ बोल रहे हैं वर्किंग आउट द क्वांटिटीज ऑफ ईच आइटम वर्क है ना, हर एक आइटम वर्क क्या करते हैं अपन एस्टीमेट तैयार करते हैं। ठीक है, जैसे ब्रिक वर्क है तो ब्रिक वर्क कितने का हुआ, क्या कितने क्वांटिटी का ब्रिक लगा, ब्रिक वर्क हुआ कितने क्वांटिटी का वुड वर्क हुआ। ठीक है, कितने क्वांटिटी में अपन फ्लोर लेवल किए, स्लेब कितने क्वांटिटी, ये सब को क्या करेंगे अपन यहाँ पर, मतलब हर एक आइटम मतलब समझ जाओ कि जो भी आप काम कर रहे उस बिल्डिंग उस स्ट्रक्चर पे है ना, उसका रेट आपको पता होगा, और जो काम है जितने के उसका साइज है उससे मल्टीप्लाई करके अपन इसको प्राप्त करते हैं। द डायमेंशन, देखो द डायमेंशन लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ ईच आइटम, ठीक है, लेंथ विड्थ ऑफ हाइट ऑफ ईच आइटम आर टेकन करेक्टली है ना, फ्रॉम ड्राइंग एंड क्वांटिटीज ऑफ ईच आइटम ऑफ आर कैलकुलेटेड एंड एब्स्ट्रैक्टिंग एंड बिलिंग आर डन। ठीक है, आप देखो आपका एक ड्राइंग एकदम सही से पढ़ने आ गया। ठीक है, ड्राइंग में पूरा साइज़ दिया है हर साइज़ का। ठीक है, अब उसके बाद क्या करोगे, जैसे कितने कहाँ तक कितने बाई कितने का वाल है तो वाल में क्या करोगे ब्रिक वर्क करोगे। ठीक है, तो ब्रिक वर्क करोगे तो ब्रिक के साइज से मल्टीप्लाई करोगे टोटल उसके एरिया से, तो क्या कितना ब्रिक लग रहा है उसको निकाल लोगे। ठीक है, जैसे कि 10 मीटर का आपका वाल है, वहाँ पर कुछ चीज़ नहीं, सिर्फ वाल बच रहे हैं, डोर नहीं रहे, विंडो नहीं रहे। ठीक है, ब्रिक का साइज़ आपको पता है 19 × 9 × 9 होता है। ठीक है, उससे मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो कितना ब्रिक लग रहा हो 10 मीटर के वाल में आप निकाल सकते हो। ठीक है, हाँ, और उसके बाद क्या करो उसमें प्लस क्या करोगे, मोर्टार जो अपन मसाला तैयार करते हैं वो कितना देते हैं। ठीक है, और उसको कौन सा ग्रेड से मिलाते हैं उसको मैं आगे बताऊँगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ठीक है, अब देखो द डिटेल एस्टीमेट प्रिपेयर इन 2 स्टेजेस। डिटेल एस्टीमेट को 2 स्टेज में अपन तैयार करते हैं। पहला क्या है आपका, है ना, पहला आपका डिटेल्ड ऑफ मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन क्वांटिटीज, ये वाला बोल रहा है पहला, डिटेल ऑफ मेजरमेंट एंड है ना, ये वाला तो नाम से ही स्पष्ट है। द डिटेल्स ऑफ आइटम मेजरमेंट ऑफ इन द डिटेल्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ ईच आइटम ऑफ वर्क आर टेकन आउट करेक्टली फ्रॉम प्लान, है ना, जो आप डिटेल ले रहे हो मेजरमेंट कर रहे हो आप ईच आइटम ऑफ वर्क आर टेकन आर करेक्टली, है ना, आप करेक्ट होना चाहिए। आप कहाँ से ले रहे हो उसको, प्लान से ले रहे हो। एंड ड्राइंग एंड क्वांटिटीज अंडर ईच आइटम आर कैलकुलेटेड, है ना, ड्राइंग और उसको क्या करोगे क्वांटिटीज़ कितना कितना है उसको प्लान से ही आप देख के करोगे, है ना, कितना क्वांटिटी लग रहे हैं तो ईच आइटम वर्क उसको बोल रहे हैं। दूसरा होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट कॉस्ट।
द कॉस्ट ऑफ ईच आइटम ऑफ वर्क इज कैलकुलेटेड इन अ टेंडर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म है ना, ये क्या है आपका टेबुलर फॉर्म फ्रॉम द क्वांटिटीज ऑलरेडी कंप्यूटेड आर टोटल कॉस्ट इज वर्क आउट इन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टीमेट फॉर्म, है ना। जैसे कि आप टोटल एस्टीमेट तैयार करने के बाद एक और शीट बनता है जिसको क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट शीट बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट शीट में क्या रहता है, एक तरफ इसको मैं आपको अभी स्लाइड में नहीं तैयार कर पाया हूँ, अगली क्लास में बताऊँगा, है ना। एब्स्ट्रैक्ट शीट क्या होता है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट शीट वो होता है जिसमें क्या होता है, सीरियल नंबर रहेगा, फिर जो जो आइटम ऑफ वर्क उसके क्या रहेगा, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन दोगे। जैसे आप एग्जीबिशन कर रहे हैं, है ना, फाउंडेशन कर रहे हो, ब्रिक वर्क कर रहे हो, ये सब क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन है जी, ठीक है। ये चीज़ हो गई। फिर नंबर ऑफ आइटम्स, है ना, कितने नंबर है। जैसे एग्जीबिशन हो रहा है तो एग्जीबिशन तो एक ही नंबर में होगा, टोटल, है ना, टोटल स्ट्रक्चर का एक ही एग्जीबिशन होता है, 10 जगह तो नहीं करोगे, है ना। ये हो गया। फाउंडेशन कितना है, 6 फाउंडेशन, 4 फाउंडेशन, कितना फाउंडेशन है, ठीक है, ये चीज़ करोगे, ठीक है। फिर तीसरा होता है रेट, है ना, 1 मीटर खुदाई कार्य मान लो रेट 150 है, तो आप टोटल कितने क्यूबिक मीटर खुदाई का एग्जीबिशन किए हो, मान लो 350 क्यूबिक मीटर का आप क्या करे हो, एग्जीबिशन खुदाई कार्य किए हो, तो उससे उस रेट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसका क्या आ जाएगा, रेट आ जाएगा, कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। रेट और कॉस्ट में कभी आप वो मत होइएगा, ठीक है। रेट अलग होता है, कॉस्ट अलग होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या रहता है, कितने क्वांटिटी लग रहा है, ठीक, फिर टोटल अमाउंट, ठीक है। फिर ऐसे करके पूरा शीट बनता है, फिर जितने आप काम उससे अपन प्लस कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया।